हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए डिस्कस करते हैं हमारी इतिहास वाली क्लास। जो हमारी हिस्ट्री वाली क्लास थी उसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि 1857 का विद्रोह, जो 1857 का विद्रोह था उसके क्या कारण थे। हमने आपको बताया था राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण। लेकिन जो मुख्य रूप से हमने आपको बताया था वो था तात्कालिक कारण। जो 1857 का विद्रोह था उसका हमने तात्कालिक कारण आपको बताया था। हमने आपको ये भी समझाया था कि जैसे कि ये बम है, इसमें दीपावली पे जो पटाखे फटकाते हैं वो वाला बम है, इसमें बहुत सारा बारूद भरा हुआ है, लेकिन ये तब तक विस्फोट नहीं होगा जब तक कि इसमें तीली ना लगाई जाए। तो वो जो तीली का काम करता है वो कौन सा कारण था? हमारा तात्कालिक कारण था। कौन सा कारण? तात्कालिक कारण। हमने आपको ऐसे भी समझाया था कि एक व्यक्ति है, इसको बहुत सारी बीमारियां लगी हुई हैं, जैसे कि बीपी की, शुगर की, कैंसर की, अनेक भी बीमारियां लगी हुई हैं। लेकिन अचानक से 2020 में जब कोरोना आया था तो इसको कोरोना हो जाता है। तो जो ये व्यक्ति है वो कोरोना की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो लोग क्या कहेंगे कि इसकी कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई, जबकि इसको पहले से बहुत सारी बीमारियां थी। उसी प्रकार भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे उसके राजनीतिक कारण भी थे, 1857 के विद्रोह के सामाजिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, सैनिक कारण भी थे। लेकिन जो 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण था वो क्या था? हमारा तात्कालिक कारण। इसके बाद हमने आपको बताया था राजनीतिक कारण समझाया था। उसमें हमने आपको बताया था कि कुछ गवर्नर जनरल थे, उनकी नीतियां थी। जैसे कि हमने आपको बताया था लॉर्ड वेलेस्ली, इनका समय बताया था 1798 से 1805 ईस्वी। इन्होंने सहायक संधि के माध्यम से बहुत सारे राज्यों को अपने जो ब्रिटिश वो है साम्राज्य उसमें मिला लिया था। इन्होंने समाचार पत्रों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इन्होंने जो संधि के उन्होंने कहा था कि या तो भारतीय राज्य युद्ध करे या फिर संधि स्वीकार करे। अगर कोई राज्य युद्ध करता है तो युद्ध के माध्यम से हराकर अपने साम्राज्य में मिला लेते थे, या फिर जो कोई भी राज्य संधि करना चाहता है, संधि करता है, तो उसको अपने यहाँ पर सेना रखनी होती थी और उस सेना का जो खर्चा था भारतीय राज्य को ही उठाना पड़ता था। इसके अलावा एक ब्रिटिश रेजिडेंस भी भारतीय राज्य को रखना होता था, उसका खर्चा भी भारतीय राज्य को ही उठाना पड़ता था। और जो सहायक संधि किया हुआ राज्य था वो अंग्रेजों के बिना पूछे ना तो युद्ध कर सकता था ना ही संधि कर सकता था। मतलब इसका मेन जो सारांश था वो क्या था कि जो सहायक संधि किया हुआ राज्य था उसकी सारी जो स्वतंत्रता थी वो छिन गई थी। इसके बाद हमने आपको बताया था लॉर्ड डलहौजी, उसका समय बताया था 1848 से 1856। इन्होंने 3 प्रकार से भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। हमने बताया था युद्ध के माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से और कुशासन के आधार पर। हमने आपको बताया था युद्ध के माध्यम से 3 राज्य बताए थे, बीएसपी, बर्मा, सिक्किम, पंजाब। इन्होंने युद्ध के माध्यम से अपने साम्राज्य में मिलाया था। हड़प नीति के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि जो डलहौजी ने गोद लेने की जो नीति थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब जो राज्य जिनके वैध पुत्र नहीं होते थे वो डलहौजी उस राज्य को अपनी सेना में मीन्स अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्यों को इन्होंने हड़प नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था, सजे सब उदयपुर की रानी नहीं आई। इसमें सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, रानी लक्ष्मीबाई का और नागपुर, इन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया था। अब आता है तीसरा, कुशासन के आधार पर। जो कुशासन के आधार पर जो विलय किया था वो राज्य था हमारा अवध। अवध को इन्होंने आउटरम की जो सरकारी रिपोर्ट थी उसके आधार पर विलय करके वहाँ पर जो चीफ कमिश्नर था हेनरी लॉरेंस उसको बनाया था। जो अवध था उसका अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। इन्होंने जो बादशाह थे उनको लाल किला छोड़ने और बादशाह की उपाधि छोड़ने और उत्तराधिकारी घोषित करने की जो नीतियाँ थी उनको त्यागने के लिए कहा था। ये हमने पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए लॉर्ड कैनिंग, उससे आगे आता है लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग थे इनका समय है 1856 से 1861-62।
इन्होंने क्या किया कि आवश्यकता पड़ने पर जो भारतीय सैनिक थे उनको समुद्र पार जाना पड़ सकता था, लेकिन जो भारतीय लोग थे वो समुद्र पार करना अपना धर्म भ्रष्ट मानते थे। आगे देखिए, ये था हमारा धार्मिक कारण। और देखिए सामाजिक कारण और धार्मिक। देखिए 1850 इसमें लॉर्ड डलहौजी थे। इन्होंने 1850 में लेक्स लॉ की अधिनियम के तहत जो हिंदू से ईसाई बने हुए व्यक्ति थे उनको मूल संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता था। मीन्स इसको समझिए कि जैसे कि देखिए ये दो व्यक्ति हैं, ये तो है ईसाई, कौन सा है, एक सेकंड, इसको ऐसे समझिए, जैसे ये दो व्यक्ति हैं, ये पहला कौन सा है, ईसाई, और दूसरा कौन सा है, हिंदू। जो ईसाई है ये भी ब्रिटिश सेना में है, और जो हिंदू है ये भी ब्रिटिश सेना में है। ये भी एसआई के पद पर है और ये भी एसआई के पद पर है, मीन्स दरोगा के पद पर। ये भी एसआई है और ये भी एसआई है। तो इसका तो पद प्रमोशन इतना बढ़ा दिया कि इसको डीएम तक पहुंचा दिया गया, और ये बेचारा जो हिंदू है वो वहीं के वहीं दरोगा के पद पर ही बना रहा। तो जो ईसाई धर्म जो स्वीकार किया हुआ व्यक्ति था उसको उसकी जो मूल संपत्ति थी उससे बेदखल नहीं किया जा सकता था, जबकि जो हिंदू था उसको जो मूल संपत्ति थी उससे बेदखल किया जा सकता था। आगे देखिए आर्थिक कारण। इसमें अत्यधिक भू राजस्व की दर थी, ये भी कारण था। आकार के समय जो भू राजस्व की वसूली थी उसमें भी असमान कर व्यवस्था थी। हमने आपको बताया था जो ईसाई लोग थे उनसे कम कर लिया जाता और जो हिंदू थे, भारतीय हिंदू, उनसे ज़्यादा कर वसूला जाता था। उसके बाद असमान कर व्यवस्था से भारत का जो लघु कुटीर उद्योग था वो बर्बाद हो गया था। नकदी फसलों के उत्पादन के जो प्रोत्साहन था उससे खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया था। जो नकदी फसलें थी जैसे कि नील की खेती थी उसको प्रोत्साहन करते थे वो कि नील की खेती करो, जिससे कि जो एक बार खेती करने के बाद जो भूमि थी वो बंजर हो जाती थी, जिससे खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया था। आगे देखिए सैनिक कारण। जो ब्रिटिश काल में जो योग्यता का मानक क्या हो गया था, धर्म हो गया था। ब्रिटिश काल में जो योग्यता का जो मानक था वो क्या हो गया था, धर्म हो गया था। योग्यता का मानक धर्म। समझ में आया कि जैसे कि हमने आपको अभी बताया था कि ईसाई है, ये हिंदू है, तो जो ईसाई है उसका पद में भी प्रमोशन हो गया, उसका वेतन भी बढ़ा दिया गया, उसकी पदोन्नति भी कर दी गई, उसका रहन सहन, खान पान, उसका संबोधन में भी अंतर कर दिया गया। जबकि जो हिंदू थे उसका पद, वेतन, पदोन्नति, रहन सहन, खान पान, संबोधन सभी में अंतर कर दिया गया था। जैसे कि समझिए, जैसे कि ये व्यक्ति ईसाई है और ये हिंदू है, तो ईसाई से कैसे संबोधन करके बोलेंगे, मिस्टर जॉन्स प्लीज कम हियर, तो उनसे ऐसे बोलेंगे। और जो भारतीय जो लोग थे जैसे कि राम, मोहन, श्याम, एनीबडी, कोई भी, तो उनसे बोलेंगे अरे इधर आ रे। तो मीन्स उनके जो संबोधन था उसमें भी अंतर कर दिया था। खान पान, जब इनके लिए अच्छा वेतन मिलेगा तो इनका खान पान अच्छा होगा, इनको कम वेतन मिलेगा तो इसका खान पान कम अच्छा होगा। इनकी जो पदोन्नति थी, ईसाई जो धर्म स्वीकार किए हुए लोग थे उनकी पदोन्नति दिन प्रतिदिन बढ़ा दी जाती थी। आगे देखिए सैनिकों का पहला जो विद्रोह था वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को कहाँ पर, बक्सर के युद्ध में देखने को मिलता है। सैनिकों का यहाँ इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बनता है कि सैनिकों का पहला विद्रोह कब हुआ था, सैनिक का पहला विद्रोह कब हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सैनिकों का पहला विद्रोह था वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में देखने को मिलता है। जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें किस किस के मध्य हुआ था बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों और अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और भारत के बादशाह, इन सभी के ये तो एक साइड में थे और ये एक साइड में, एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और भारत के बादशाह थे।
इनके मध्य में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो पहला विद्रोह कब हुआ था सैनिकों का? बक्सर के युद्ध में हुआ था। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि सैनिकों का धर्म के आधार पर पहला विद्रोह कब हुआ? जो धर्म के आधार पर पहला विद्रोह कब हुआ था? तो धर्म के आधार पर पहला विद्रोह कहाँ हुआ? वेल्लोर में। वेल्लोर नहीं, वेल्लोर है। वेल्लोर में जो सैनिक विद्रोह था वो धार्मिक आधार पर विद्रोह शुरू किया गया था, क्योंकि जो हिंदू थे इसमें उनको तिलक लगाने और मुसलमानों को दाढ़ी रखने पर और टोपी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके आगे हमने आपको बताया था कि जो रॉयल एनफील्ड राइफल थी उसकी वजह से सेना में इस विद्रोह की शुरुआत 1856 ईस्वी में दिसंबर के महीने में हुई थी। जो राइफल थी रॉयल एनफील्ड नाम की, इस राइफल में जो कारतूस लगी रहती थी उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था। जो राइफल थी रॉयल एनफील्ड नाम की, उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई होती थी जिसको दांतों से काटना होता था। लेकिन जो हिंदू लोग थे और जो मुस्लिम लोग थे वो इनको पाप समझते थे। सैनिकों गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई होती थी, इसमें राइफल में रॉयल एनफील्ड नाम की जो राइफल थी उसमें इसका प्रयोग किया गया, जिससे सैनिकों में विद्रोह कर दिया गया था। और जो दिसंबर 1856 ईस्वी में रॉयल एनफील्ड राइफल की शुरुआत हुई थी। ये कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ था? तो देखिए क्रम से देखिए, इसको ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए आप। देखिए दमदम, बहरामपुर, बैरकपुर और मेरठ, ये एक साइड में दमदम, बहरामपुर, बैरकपुर और मेरठ, ये 4 राज्य थे। इनमें जो सैनिक विद्रोह हुआ था, इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे? दम है तो राम की बैरक में जाओ। अब समझिए, दम से दमदम हो गया, राम से बहरामपुर हो गया, बैरक से बैरकपुर हो गया और में से मेरठ हो गया। तो इनमें जो दमदम है वहाँ पर जनवरी 1857 में, बहरामपुर में फरवरी 1857 में, बैरकपुर में मार्च 1857 में और मेरठ में अप्रैल 1857 में विद्रोह शुरू हुआ था। इसमें मेन है हमारा बैरकपुर वाला। कौन सा है? बैरकपुर वाला, जो बैरकपुर में मार्च 1857 में विद्रोह हुआ था और मेरठ में अप्रैल 1857 में विद्रोह हुआ था। बैरकपुर का इसमें मेन है। तो देखिए 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट थी, उसका मंगल पांडे नामक जो लेफ्टिनेंट था, इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी और जो लेफ्टिनेंट सार्जेंट थे उनको गोली मार दी थी। इस कारण जो मंगल पांडे थे उनको फांसी हो गई थी। इसका जो विद्रोह था 1857 का विद्रोह का, इसमें श्री गणेश हो गया था और 10 मई 1857 ईस्वी को कदम्ब सिंह के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह शुरू हो गया था, मीन्स श्री गणेश हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। तो हमने आज इसमें डिस्कस किया। कल हम डिस्कस करेंगे 1857 का विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ तक हुआ और कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल थे। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू। धन्यवाद।